जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में जो है अपना पूरा हिस्ट्री का एमसीक्यू देख लिया था। ठीक है, एंशिएंट, मेडिएवल और ये हो गए मॉडर्न। ठीक है, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, इसका हमने क्वेश्चन देख लिया है। सारा क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देखिए जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज से हमारा स्टार्ट होगा इंडियन पॉलिटी। ठीक है, भारतीय राजनीतिक जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए हम देखते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख तत्व नहीं है किसका, तो संघीय सरकार का। ठीक है, तो संघीय सरकार का हम आपको, अगर कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा एडिटोरिया वाला जो टेस्ट है कल, इसमें भी एक क्वेश्चन सेम आया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, पहला क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है लिखित संविधान जो होता है। दूसरा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तीसरा है डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। चौथा है प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो संघीय सरकार है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। संघीय के लिए लिखित संविधान होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए राज्य और केंद्र में। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का जब 42वां संशोधन बनाया गया था तो उस दौरान जो है उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन बना था तो इंदिरा गांधी के समय बना था, वो देश की पीएम थी। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। ठीक है, यानी निम्नलिखित संविधान में से कौन सा आर्टिकल है, कौन सा मतलब कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान को जो है, भारतीय संविधान को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। तो वो हो गया आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 जो है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन दैट द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया आर बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन स्पष्ट रूप से ये डिसाइड करता, निर्धारित करता है कि भारत के निवासियों को मंत्री परिषद की सलाह स्वीकार करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका करता है 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या कहा गया है, स्पष्ट तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि भारत के निवासियों को मंत्री परिषद की सलाह स्वीकार करनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी वो आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ संबंधित है। तो हो गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार आपका आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित है, तो वो आपका है पार्ट 12। ठीक है, पार्ट 12 जो है वो किसका है, तो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित भाग है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आप होप सो आप मेरा लक्ष्मीकांत का वीडियो देख रहे होंगे। लक्ष्मीकांत सर का जो मैं वीडियो नोट्स उसमें डाला हुआ है, तो उसको प्लीज़ आप लोग देखिए और उसके बाद उसको पढ़िए। उसके बाद आप इसमें एमसीक्यू लगाइए, फिर आपका एमसीक्यू एकदम पक्का लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे BR अम्बेडकर। टोटल कितने मेंबर थे, अध्यक्ष को मिला के 7 और
अगर अध्यक्ष हटा दिया जाए तो सिर्फ मेंबर की बात हो तो सिर्फ मेंबर 6 हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके यहाँ पे नेक्स्ट है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन, ठीक है। यानी कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द किसमें प्रयुक्त होता है? तो संघीय शब्द जो आपका है वो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टर्म फेडरल, क्योंकि फेडरल शब्द जो है संघीय शब्द जो है किसी में प्रयुक्त नहीं होता है, सिर्फ एक बार बस वो लिखा हुआ है ना आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, बस इतना ही लिखा, बाकी संघीय वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फाइनेंशियल प्रोविजन, यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी वो अनुच्छेद है जिसमें वित्तीय प्रावधानों प्रदान की जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोविजन उसमें जो है प्रदान की जाती है, तो वो आपका है 360 आर्टिकल, अनुच्छेद 360 जो है उसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान का जो वित्तीय प्रावधान है, ठीक है, उसको प्रदान की जाती है इसके तहत, आर्टिकल 360। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू इक्वलिटी डज नॉट इंक्लूड, भारतीय संविधान के अनुसार समानता के अधिकार निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट इक्वलिटी, ठीक है, यानी कि पूर्ण समानता। यानी भारतीय संविधान के हिसाब जो है समानता के अधिकार की बात करें तो कानून के समक्ष समानता है, अवसर की समानता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है, ठीक है, लेकिन पूर्ण समानता का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट इक्वलिटी या पूर्ण समानता। नेक्स्ट है कि द फॉर्म ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिस फॉर मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज एंसरिन इन द, ठीक है, यानी भारत संघ के लिए मंत्री के पद के लिए किस आर्टिकल में, किस अनुसूची में शपथ दिए जाने का निर्धारण है? तो ये आपका है 3rd शेड्यूल, तीसरा जो शेड्यूल है, तीसरा अनुसूची जो है उसमें कहा गया है कि भारत के जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 31C वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25वां संविधान संशोधन के तहत जो है आर्टिकल 31C को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है कि इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड, ठीक है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 11वां शेड्यूल, 11वां में जो है पंचायत की शक्ति का उल्लेख किया गया, क्योंकि 11वां जो अनुसूची है तो उसमें पंचायत का है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि द मेंशन फॉर द वर्ड जस्टिस इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस, ठीक है, यानी कि जो शब्द है न्याय, ठीक है, प्रीएम्बल में जो शब्द है, प्रस्तावना में जो शब्द है न्याय, वो भारतीय संविधान का क्या व्यक्त करता है, ठीक है। तो वो 3 तरीके के हो गए, कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दैट मीन्स सी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एंड द नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के कितने सदस्यों ने संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपका 274 लोगों ने जो है संविधान पे हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाज असेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया था वो राष्ट्रपति द्वारा किस वर्ष स्वीकृति दी गई थी? तो ये स्वीकृति आपको दी गई थी 1993 में, ठीक है, लागू हुआ था 1993 में। कल भी हमने एडिटोरिया के सेट में भी हमने कल देखा था कि 73rd की अगर हम बात करें, पंचायत की बात करें, तो आपका पंचायत कितना हो गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। अगर नगर पालिका का बात करें, म्युनिसिपैलिटी की बात करें, तो वो आपका हो जाएगा कब? तो 1 जून 1993 को वो लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में जो है उसको संबोधित करता है, ठीक है। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 से 11 तक जो है नागरिकता के बारे में है, भारत के नागरिकता के बारे में है, तो उससे संबंधित है, ठीक है।
अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कांट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकालीन के दौरान हटाया नहीं जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू लाइफ। ठीक है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार उसको हटाया नहीं जा सकता है। और बाकी चीज़ों को इसमें जो है, जैसे कि बोलने की आज़ादी हो गई, बोलने का अधिकार हो गया, आज़ादी के गतिरोध से संबंधित अधिकार हो गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अगर संगठन करने का अधिकार, ये सबको रोका जा सकता है, लेकिन जीवन का जो है आर्टिकल 20 और 21 को जो है नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, ये दोनों रह जाता है इमरजेंसी के बाद भी। चलिए नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स। ठीक है, यानी किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 275, यानी 275वां अनुच्छेद जो है, इसके तहत क्या होता है कि संसद राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैड रिड्यूस्ड द एज ऑफ द वोटर्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कम कर दिया? ठीक है, किसके तहत? तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, 21 है कि कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक स्थान प्रदान किया? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची है जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है? तो ये अनुसूची है आपका 7 शेड्यूल, 7वां अनुसूची है। उसके तहत क्या होता है कि संघ और राज्य के बीच, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट है कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज इंस्पायर्ड बाय विच मॉडल ऑफ द कंट्रीज बिलो। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वह देश है जिससे प्रेरित होकर भारतीय संघ की जो है संरचना हुई थी? ठीक है, तो वो कनाडा हो जाएगा। कनाडा से प्रेरित होकर के जो कनाडा का मॉडल था संघ, तो वहाँ से हमारे देश के जो ड्राफ्टिंग कमेटी लोग हैं वो लोग डिसाइड किए कि कनाडा का जो संघ है हम इसमें ऐड करेंगे भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में शामिल है? तो वो डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये आपका है 1976 में, 1976 में जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। क्वेश्चन है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान की मूल ढांचा का अवधारणा को जो है वहां से इवॉल्व किया था, मतलब विकसित किया था? तो ये हो जाएगा कृष्णानंद भारती केस। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 61 हो गया। नेक्स्ट है कि अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 143। इसके तहत जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है?
तो ये कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत वो कानून बना सकती है? तो आर्टिकल 249, ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत जो है वो राज्य के किसी विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकारों और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक तत्व के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है आपका जुडिशियल प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि न्यायिक संरक्षण। एक में आप अगर आपका फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार की, तो इसमें न्यायालय जाया जा सकता है, कोर्ट, लेकिन डीपीएसपी को लागू कराने के लिए या फिर इससे रिलेटेड आप जो है भारत का जो सिविलियन हो गया उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो न्यायालय जाके न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। इसके लिए कोई जो वही है जुडिशियल प्रोटेक्शन का ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मे कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को प्रशासनिक न्यायालय का गठन करने की अनुमति है? तो वो है आर्टिकल 323A के तहत जो है भारतीय संसद को प्रशासनिक न्यायालय का गठन कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ निष्कासन प्रक्रिया में, ठीक है, संविधान के प्रावधानों के साथ उस पर मतलब महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये भी आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61, इसके तहत आपको जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कि इंडिया हैज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, यानी इंडिया ने जो है भारत के मौलिक अधिकार की अवधारणा किसके संविधान से लिया है, ठीक है। तो ये आपका लिया है यूएसए से, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को जो है हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है अमेरिका का संविधान से। नेक्स्ट है कि बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है समाजवादी शब्द को संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, ठीक है, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज अ हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो अधिकार है जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो वो हो गया संवैधानिक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कि बाय विच एक्ट फेडरेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में संघवाद किस अधिनियम द्वारा जो है, किस अधिनियम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 37 का डी, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो है भारत में संघीय फेडरेशन, ठीक है, जो संघीय का कॉन्सेप्ट है संघवाद, तो उसका अधिनियम इसके द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान द्वारा नियोजित कौन सा ये है जिसको नियोजित नहीं किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए हम देखते हैं 38 का आंसर। तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा डी, प्लानिंग कमीशन जो है इसके तहत नहीं हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जो है इसी से है, ठीक है। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग, वित्त आयोग, तीसरा हो गया लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, ये सब जो है भारतीय संविधान द्वारा जो है कंस्टिट्यूट किया गया था, ठीक है, प्रोवाइड किया गया था, सॉरी। और ये जो हो गया प्लानिंग कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से वो संबंधित है? तो वो आपका हो गया आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक के हितों की बात करता है। नेक्स्ट है कि विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायती राज,
इसका मतलब हो गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 शेड्यूल, ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 में उपयोग किए गए संज्ञा कानून के सामने समानता का मूल्यांकन किस संविधान से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, 41 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। जब अगर पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो वो हो जाएगा यूएसए से, लेकिन अगर पूछे कि आर्टिकल 14 जो है अनुच्छेद 14 वो कहाँ से लिया गया है तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून के समझ समानता हो गया है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो 42 का आपका आंसर हो गया डी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो है समाजवादी, ये शब्द का यूज नहीं किया गया है, और बाकी रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, फेडरल नहीं किया गया है। Which term is not used in the preamble of the Indian Constitution, यानी कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा वर्ड जो है उपयोग नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट, यानी समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाकी अगर हम बात करें गणराज्य वर्ड यूज हुआ है, अखंडता यूज हुआ है, संघीय यूज हुआ। अखंडता आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ, समाजवादी नहीं यूज हुआ बल्कि सामाजिक वर्ड यूज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारा से संबंधित है। तो वो है 6ठा शेड्यूल, ठीक है। 6ठा अनुसूची जो है इसके तहत क्या है कि राज्यों और संघ के बीच जो है राज्यों और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि द प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट इज एंसरिंग इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में राज्यों के विधानसभाओं के गठन के लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। तो 44 का आपका आंसर हो गया आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168 के तहत जो है विधानसभा का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एंसरिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डोंट हैव एनी, यानी कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के लिए इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है। तो लीगल सैंक्शन, कानूनी प्रावधान नहीं है, बाकी पॉलिटिकल सैंक्शन है, राजनीतिक प्रावधान है, सोशल प्रावधान है, सोशल सैंक्शन, मोरल सैंक्शन यानी कि नैतिक प्रावधान है। आपका मतलब अगर आप फंडामेंटल अपना मौलिक कर्तव्य को नहीं करते हैं तो आप पे कोई केस बेस नहीं हो सकता है, ठीक है। पुलिस आपको कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन आपका जो ये नैतिक कर्तव्य है इसलिए आपको करना चाहिए। आपका ये सोशल कर्तव्य है, ठीक है, सामाजिक कर्तव्य है, आपको इसलिए भी करना चाहिए, और पॉलिटिकल सैंक्शन तो होता ही है। चलिए नेक्स्ट है कि द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायतों को संगठन की विचारधारा भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो भाग हो गया पार्ट 4 हो गया, ठीक है। पार्ट 4 में डीपीएसपी में है आर्टिकल 40। नेक्स्ट है कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर्स बिकम फंडामेंटल राइट्स, यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। तो 47 का आपका आंसर हो गया 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को जो है शिक्षा के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए जो है उसको किस में डाला गया, तो मौलिक अधिकार में 86वां संशोधन किया गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन अनुच्छेद है जिसके तहत संविधान को परमिशन दी गई है, अलाउ किया गया है कि जो केंद्र है वो नया स्टेट बना सकती है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट है कि द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ठीक है, यानी भारतीय संविधान के
मूल्यांकन के बुनियादी सिद्धांत की स्रोत क्या है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है। भारतीय संविधान के जो है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का जो है क्या स्रोत है, तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी इंडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब हो गया कि भारतीय व्याख्यान, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत है, आधार संरचना सिद्धांत, उसका क्या सोर्स है, ठीक है, तो इसका क्या सोर्स है, तो इसका सोर्स की अगर हम बात करें, तो इसका स्रोत की हम बात करें तो वही है व्याख्यान, ठीक है, यानी इंडिशियल इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स कि भारतीय व्याख्यान। थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।